तो मूल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना आपने इतने अच्छे से समझी है, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझी है। तो कुछ और उसके न्यूमेरिकल हम कर लें। अब आप बोलोगे कि सर आपने फार्मूले लिखवाए थे, आपने फार्मूले समझाए थे, परंतु आपने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं वो सब डायरेक्ट किए हैं, तो आप कुछ फार्मूले पे भी बेस्ड होके करें। चलिए हम कुछ फार्मूले की बात करते हैं। हम यहाँ पे परमाणु के लिए बात करते हैं कि कोई परमाणु है, इसके यदि हमें मोल निकालने हैं तो मोल बराबर क्या होगा, जो हमें उसका भार दिया है वो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया गया भार अपान परमाणु भार। एक फार्मूला हो गया। अच्छा, अब उन्होंने दिया गया भार पूछ लिया है तो कुछ नहीं, परमाणु भार को इसमें गुणा कर दो। तो दिया गया भार मतलब भार बराबर, हम दिया गया भार क्यों लिखें, भार बराबर हो जाएगा मोल, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना भैया, तो मोल इंटू परमाणु भार। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी का फार्मूला अब हमें संख्या चाहिए, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो यदि हमें संख्या चाहिए, संख्या परमाणुओं की संख्या, परमाणु कर रहे हैं तो परमाणु की लेंगे ना, तो ये हो जाएगा मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मोल का भी फार्मूला लिख दो। यहाँ पे परमाणु है तो हम यहाँ पे परमाणु संख्या लिख दे रहे हैं, तो परमाणु संख्या का एक और फार्मूला आपका आ जाएगा, वो हो जाएगा मोल का फार्मूला ये लिखेंगे, गिवन मास यानी भार, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बटे परमाणु भार गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। ये परमाणु की हो गई, और बस इसमें अणु भार ले लेंगे, अणु के लिए हो जाएगा। तो ठीक है, इतने फार्मूले आपके पास, ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूले लगाएंगे, परंतु एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि परमाणु भार हो या अणु भार हो, ग्राम में बदलना है ना, किलोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में नहीं, ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मोल पूरा के पूरा निर्भर करता है ग्रामों पर। ग्राम हमारी मोल की मुख्य यूनिट होती है, मोल तो खुद ही यूनिट होती है यार, परंतु मोल निर्भर करता है ग्राम पे। हम सबसे पहले करते हैं, निम्न के मोल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला दिया है 7.85 ग्राम आयरन, तो हम यहाँ पे पहला वाला करते हैं। तो मोल ज्ञात करना है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, हमें मोल निकालना। अच्छा, मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ये बात तो हम बताना भूल ही गए। स्मॉल एन लिखा होगा तो मोल समझ लेना, याद रखिए, स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास, यानी दिया गया मास कितना है 7.85 अपान उसका, ये आपको पता है ये परमाणु भार दिया है। यदि परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो 56 लिखेंगे, ये द्रव्यमान है, थोड़ा सा अंतर है, नेग्लिजिबल है। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और ये भी उनने दिया है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख दें, नहीं दिया तो अपन 56 ही लिखते, 55.8, चूंकि उनने दिया है, ये भार दिया है सबका, इसका नहीं दिया तो अपन निकाल लेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो नंबर आप मोल निकल आएगा। तो जोड़ घटाने गुणा भाग तो आप कर ही लोगे। सेकंड नंबर करते हैं, 4.68 मिलीग्राम। देखो भैया बेवकूफ बना दिया, तो 4.68 मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4.68 इंटू 10⁻⁻3। ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और डिटेल से समझना तो फिजिक्स का मापन और मूल्यांकन, मापन और मात्रक पढ़िए। ये ग्राम हो गया, तो ये दिया है उन्होंने हमारे लिए मिलीग्राम, तो हमारा कोई काम का है ही नहीं।
तो मिलीग्राम काम का नहीं है, अब हमें मोल चाहिए। अब तो हम एन लिखेंगे। दिया गया मास कितना हो गया 4.68 इंटू 10⁻³ और सिलिकॉन का 28.1 और 28.1 लिखते हैं। वैसे वो देते नहीं है तो हमें 28 ही लिखना पड़ेगा। हम हमेशा परमाणु द्रव्यमान उपयोग में लाते हैं। कितनी बार बताना पड़ेगा? तो सर बता क्यों रहे हो बार बार आप? पता है ना? हाँ पता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे 65.6 माइक्रोग्राम। 65.6 माइक्रोग्राम को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। म्यू लगता है तो 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। देखिए परिमाण की कोटि में तो ये शब्द गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसे 0.656, परंतु यहाँ पे परिमाण की कोटि की भी जरूरत नहीं है, हम तो सीधा कैलकुलेशन करेंगे। तो मोल निकालेंगे तो 65.6 इंटू 10⁻⁻6 अपान इसका क्या पूछा है इन्होंने? कार्बन का तो 12 होता है, टेंशन ही नहीं है। अब आप आ जाइए 2 किलोग्राम को मोल उसमें बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 2 kg का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ का गुणा कर देंगे। ये यूनिट कन्वर्सन आपको जरूर आनी चाहिए और बहुत ही जरूरी है। हर चीज जरूरी है यार, पढ़ना भी जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है, याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। ये हो गए सोडियम कार्बोनेट का अणु भार निकालो। अब अणु हो जाएगा, ये लिख दिया ना हमने Na2CO3, हमने तो गलत लिखा ही नहीं था। अच्छा सर अभी वीडियो में पता लग जाएगा। 23 होता है इसका परमाणु भार, तो 23 इंटू 2, 2 है ना इसलिए 2, प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 और 3 है तो 16 गुणा 3 कर दो साल। 46 हो गए प्लस 12 हो गए प्लस 48 हो गए। साल करिए, 8 2 10 6 16 के 6, 4 और 1 5 4 9 और 1 10 106। फिर से देख लो, 6 2 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 106 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? ये अणु भार आ गया ना, आणविक द्रव्यमान। तो मोल निकालना है, दिया गया द्रव्यमान ये है 2 गुणा 10⁻³ और ये है 106। इसे कोई काम नहीं हो तो कैलकुलेट करते रहना, सॉल्व हो जाएगा। तो भैया ये थे कुछ मोल के न्यूमेरिकल्स, है ना। मोल आपने समझ लिया है। तो क्या होता है? एक विशेष यूनिट होती है, स्पेसिफिक BIP यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की एक विशेष इकाई होती है जो एक साथ 2 जानकारियां देती है। वो द्रव्यमान भी बता देती है और संख्या भी बता देती है। ऐसा दूसरा कोई नहीं, मोल जैसा कोई नहीं है जो 2 जानकारियां आपको एक साथ दे दे। तो इसलिए मोल हमारे लिए बहुत काम का है। अरे यार अब एक दिक्कत हमें ये आई कि गैस जो रहती है ना, गैस की बात कर रहे हैं, गैस, और गैस में तो आयतन की बात की जाती है। तो आयतन के पदों में मोल क्या होगा? आयतन के पदों में मोल, हम यहां पे बात कर रहे हैं आयतन के पदों में मोल। तो ध्यान से सुनिए, कोई सी भी गैस, एनी गैस यदि 1 मोल ले ली जाए, 1 मोल गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अल्फा बीटा का मतलब आप इमेज कर लेना, 1 मोल गैस ले ली जाए तो उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। लीटर बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो लीटर लिखते हैं, कैपिटल L से ही लिखा जाता है। तो कोई सी भी गैस हो, उसका जो आयतन होता है 1 मोल का, वो 22.4 लीटर होता है। हमने आयतन के पदों में बात कर ली, परंतु ये बात गलत है, अभी तो सही है ही नहीं। क्यों सही नहीं है सर? आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? इसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है NTP पर। अरे ये NTP क्या है? NTP का
इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य हिंदी में हम करें, अब तो वो एनटीपी लिखेंगे, सामान्य ताप और दाब। लो भैया, ये सामान्य ताप और दाब क्या होता है, तो सुनना, ये सामान्य रहता है, मतलब ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ना खूब ज्यादा दाब होता है ना बहुत कम होता है। तो एनटीपी पर ताप, जो ताप होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी एनटीपी पे हम ताप लेंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस, यदि केल्विन में बना लो तो 293.15 केल्विन, या कर दें। अरे यार स्केल बदला है केवल, इसका मतलब भी यही होता है। 273 इसमें से माइनस कर दो तो यही आ जाएगा 273.15। और जो दाब होता है वो होता है 180 m, वायुमंडलीय दाब, और इसे बोलते हैं या 101.325 किलो पास्कल। पास्कल, पास्कल मतलब इकाई होती है, ये आप डिटेल से पढ़ लोगे, है ना, ये इसमें दिक्कत नहीं है, याद रखना। पास्कल 1 ATM का मतलब इतना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ATM का मतलब, हाँ ATM का मतलब वो ATM नहीं है जिसमें पैसे निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ये तो एनटीपी हो गई। यार एनटीपी के साथ साथ एक चीज और हमें तुम्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि एक तो एनटीपी कंडीशन आती है और एक और कंडीशन आती है, वो कंडीशन भी आपको ही समझना है, मोहल्ले वालों को तो नहीं समझना। हाँ, मोहल्ले वालों को नहीं समझना, आपको ही समझना है। और वो जो कंडीशन है वो है एसटीपी। ये दोनों सगे भाई हैं, एनटीपी और एसटीपी। इन दोनों कंडीशन में सामान्य अवस्था में हम कोई भी कैलकुलेशन गणना करते हैं, है ना। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको लिखते तो यही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर को टीएमपी लिख देते हैं, एंड प्रेशर PRESSURE प्रेशर। इसको हिंदी तो लिखना पड़ेगा, हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा, हमारी मातृभाषा है। विशिष्ट ताप और दाब, लो हमने हिंदी में भी लिख दिया। तो एसटीपी का मतलब होता है विशिष्ट ताप और दाब। ये नहीं लिख पाते वीतादा, वीतादा नहीं लिखते इसे, हमेशा आपको एसटीपी ही लिखी मिलेगी। तो एसटीपी और एनटीपी में अंतर क्या है, देखो दो गणनाएं की जाती हैं। एक सामान्य गणना होती है, वो इस पे करते हैं, जो कि हम सामान्य अवस्था में, परंतु जब कुछ विशेष गणना करनी होती है तो फिर हम एसटीपी पे करते हैं। तो इसमें जो ताप होता है ना, जो ताप, टेम्परेचर, ताप, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन। ये 1 पॉइंट की पूंछ अपन ज़्यादा जोड़ेंगे नहीं, अपन 273 मान के सब कैलकुलेशन कर लेंगे, परंतु उन्हें बता देंगे कि 0.15 भी होता है, हमें पता है, परंतु इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, तो ठीक है ना। और यहाँ पे जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें, अच्छा एक बात और तुम्हें बता दें कि यहाँ पे यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में देना है ना तो इसे बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यार उसके साथ बेईमानी क्यों करें, इसमें भी तो हमने ये लिखा तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में डिग्री नहीं लगती। और इतना ही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, सबका एक ही मतलब होता है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो ताप हो गया। और दाब में कोई टेंशन इसलिए नहीं है कि एसटीपी और एनटीपी पे दाब समान होता है। तो इसमें जो दाब होगा वो दाब होगा आपका 180 m, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मोल की बात हो गई, और एसटीपी और एनटीपी भी हमने पढ़ लिया। तो एक मोल गैस 22.4 लीटर होती है। कंडीशन है एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल।
आयतन में। तो आयतन के पदों में हमने मोल की बात की, तो आयतन की बात करते हैं तो सामान्यतः हम गैस की बात करते हैं। पानी भी तौल लेते हैं ना, तेल भी तौल के तो ले लेते हैं हम, कुकिंग ऑयल होता, खाने का तेल होता, तौल के ले लिया जाता है, तो समस्या नहीं है वहां पे। एनटीपी लगाना जरूरी है कि ये टेम्परेचर होना चाहिए और ये प्रेशर, ये ताप और ये दाब होगा तो 22.4 लीटर होगी, क्योंकि गैस जरा सा ताप और दाब परिवर्तित हुआ तो गैस का आयतन पूरा के पूरा परिवर्तित हो जाता है। बहुत जल्दी परिवर्तन होता है गैस का, ठोस का नहीं होता है, द्रव का थोड़ा थोड़ा होता है, और गैस का तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तित हो जाता है भाई। इसलिए अब आपको पता लग गया कि यदि हमने 1 मोल गैस ली है तो उसका आयतन होगा 22.4। 2 मोल ले लेंगे तो गुणा 2 कर दो, 10 मोल ले लेंगे तो गुणा 10 कर दो। सिंपल है यार, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ठीक है, हमारी मोल वाली बात तो यहां पे कंप्लीट हो गई। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है सर आप हर चीज पढ़ाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण तो बोलते ही हो हैं, तो आपका नाम ही महत्वपूर्ण सर रख दें क्या? ऐसा मत रखना तुम। हाँ समझा दे रहे हैं, संजीव भार्गव का मतलब संजीव भार्गव भी होता है, महत्वपूर्ण ही होता है। चलिए आगे देखिए, वो बात क्या है? वो बात असल में हमारे सीक्वेंस से थोड़ी सी अलग है, तो अलग तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अलग होता है वो अलग जगाता है। सामान्य सामान्य ही होते हैं, अलग स्पेसिफिक कहते हैं इंग्लिश में, विशिष्ट हो जाते हैं, तो हमें विशिष्ट तो बनना ही है। अच्छा एक बात है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई प्रतियोगिता की हम बात ही नहीं कर रहे, परंतु पूरी बात हो रही है, क्योंकि बेस जब क्लियर होता है तो हर एग्जाम फेस होता है। समझ गए? प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद वो कहते हैं नहीं सर आईआईटी नहीं पढ़ रहे, हम तो बोर्ड पढ़े। यार बोर्ड ही आईआईटी है, बस आईआईटी में प्रैक्टिस और करनी पड़ती है। समझना तो पूरा पड़ेगा जितना बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस और नीट और आईआईटी जेई का सिलेबस अलग तो होता ही नहीं है। तो आप लोग समझ लें ये बात और सुन लें। क्या बड़े, तू उदास लग रहा है? हाँ यार। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। तू इतना खुश क्यों है? मैं गांव गया था ना, वहां मुझे साइक्लोन मिला। अबे तुझे साइक्लोन मिला तो तू खुश हो रहा है? पागल है क्या? हाँ, तुझे साइक्लोन मिलता तो तू खुश नहीं होता? नहीं, दिमाग खराब है तेरा, मुझे नहीं चाहिए साइक्लोन। अबे साइकिल लोन नहीं मिलेगा तो तू साइकिल कैसे खरीदेगा? अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, यौगिक है, हम बात यौगिक की कर रहे हैं, यौगिक। तो हमें मालूम है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व शुद्ध होते हैं और शुद्धता की बात हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध होता है। यह क्या जानकारी है? तो हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो ऐड आती ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक का मतलब NaCl है। यस, NaCl है, साल्ट, तो नमक तो है। तो NaCl में जिनसे मिलके, पता है Na और Cl क्या कहलाते हैं? कोई यौगिक जिनसे मिलके बना होता है, क्या बोलेंगे? लिख रहे हैं हम, बिल्कुल लिखेंगे। कोई यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन तत्वों से मिलकर यानी बंध बनते हैं उसके, मिलकर बना होता है, उसे उस यौगिक के अवयवी तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवी, कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट, अवयवी। अच्छा ये लंबी पूछ क्यों जा रही है? ये तत्व कहते हैं जिनसे भी मिलके बना होता है, तो कहते हैं, कह दो
Na और Cl इसके अवयवी तत्व हैं नमक के। अब हमें निकालना है कि NaCl के अवयवी तत्वों का प्रतिशत, मतलब जो आपका नमक है उसमें Na कितना प्रतिशत है और Cl कितना प्रतिशत है। अब तुम बोलोगे सर दोनों एक एक हैं, 50-50 हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत हो तुम इस मामले में, क्योंकि Na का परमाणु भार अलग है, आकार अलग है, Cl का आकार अलग है। आकार भी तो मायने रखता है। बोले यार सबको एक एक चीज बांटो, तो किसी को तुमने अंगूर दे दिया, किसी को आम दे दिया, तो किसी को तरबूज दे दिया, बराबर बराबर बांटा, एक एक दिया तीनों को। हैं, ईमानदार हो कि हमने सर ईमानदारी से एक एक चीज बांटी है, ऐसा होता है क्या? तो एक तरबूज है, एक अंगूर है, एक आम है, इन्हें एक एक तो नहीं बांट सकते हम, है ना। भारानुसार निकालेंगे। तो हम प्रतिशत कैसा निकालेंगे? भारानुसार। तो बेचारे अंगूर वाले को तो घाटा हो जाएगा। तो प्रतिशत आप Na का प्रतिशत बराबर होगा, Na का निकाल रहा है, इसमें निकाल रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे Na का परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार बटे यौगिक का भार, जिस यौगिक की बात कर रहे हैं उसका भार। ये एक मात्रा, दो मात्रा, पुराने जमाने में हिंदी में 12 खड़ी आती थी, केवल का, कन्नौ का, अग्गों की, पिच्चों की, लेतर को, बाड़े को, एक मात कन्यारे कहू, ऐसा ऐसा कुछ होता था। सुनना अपने दादा वगैरह से पूछोगे तो वो सुनाएंगे तुम्हें, ये 12 खड़ी ऐसी आती थी। हाँ, तो यौगिक का भार, तो Na का परमाणु भार कितना हो गया यहाँ पे? 23। तो यौगिक का भार भी क्या है यार? अणु भार। पूरा लिखो अच्छे से, आणविक भार, नहीं तो यौगिक का भार लिख दो 23। और यौगिक का भार कितना हो गया? अच्छा, और परसेंटेज निकालना तो गुणा 100 क्या मोहल्ले वाले करेंगे, पड़ोसी करेंगे? प्रतिशत में तो प्रति 100 का मतलब होता प्रतिशत, प्रति 100 गुणा 100, 23 हो गया। यौगिक का भार कितना हो गया? इसका तो 23 है और इसका 35.5 है और गुणा 100। ये आ गया, कैलकुलेशन तुम करोगे, ये आ गया हमारा सोडियम का प्रतिशत। अब हमें Cl का प्रतिशत निकालना है, तो Cl का परमाणु भार, Cl का परमाणु भार बटे यौगिक का आणविक भार, बड़ा आणविक भार, गुणा 100। इस बार नहीं भूले, देखा नहीं भूलते हम, ऐसा नहीं है। तो ये 35.5 हो गया। यौगिक का आणविक भार आप रखिए, वही है 23 गुणा 35.5। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी परमाणु का, किसी, क्या बोल रहे हो यार, किसी अणु का अवयवी तत्वों का प्रतिशत कितना होगा, किसी अणु में उसके अवयवी तत्वों का प्रतिशत कितना होगा, हम ऐसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। एक दो एग्जाम्पल कर लें इसके। देखिए यहां पे एक बात आपको बता देना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है, कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान की जगह भार रखते हैं। दशमलव में भी आता है, नहीं तो वो 100 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तो हम परमाणु भार की जगह 1 का निकाल के देख ले रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि कैसे प्रतिशत निकलेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आपके पास है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, चूना, तो इसके अवयवी तत्वों का भारानुसार, द्रव्यमान नहीं आता यहां पे, है ना, भारानुसार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पे परमाणु भार रखना पड़ेगा, वो कोई पदार्थ
का एक परमाणु कार्बन के 1/12 भाग से, कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितने गुना भारी होता है वही उसका परमाणु भार होता है। परंतु अभी तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले Na2CO3 का आणविक भार निकाल दें। अणु भार लिखो यार, अणु भार निकालते हो तो ये हो जाएगा 23 गुणा 2, सोडियम 2 थे, प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुणा 3, सॉल्व करो कितनी बार कर पाओगे, 46 प्लस 12 6 हैं ये, प्लस 48, 8 और 2 10 और 6 16 के 6, 8 2 10 6 16 के 6, 4 और 1 5 और 4 9 106, ये अणुभार आ गया। अब हम सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे सोडियम का। 2 है सोडियम, 2 गुणा 23 हो जाएगा बटे 106 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन बच्चा खुद करेगा, बच्चा मतलब आप, बच्चे ही तो है यार, अभी 11 12 वाले तो बच्चे ही होते हैं। और बच्चा होना जरूरी है, बच्चा, मन तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। परसेंटेज आप कार्बन निकालो जी बच्चा जी, तो कार्बन का 12 होता है, 12.06 होता है बताएं, और ये इसका पूरे का 106 हो गया, गुणा 100 निकाल दो। परसेंटेज आप ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन का प्रतिशत तो 3 है, तो 16 गुणा 3 हो जाएगा, जितने हैं उतने का गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि उतना मास है उनका, द्रव्यमान भार है, बटे 106 गुणा 100। तो ऐसे किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों के हम किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों के प्रतिशत निकाल सकते हैं कि उसमें कितना भाग ले रहा है वो। मतलब NaCl को देख के आप कह सकते थे 50-50% है, परंतु अभी तुमने देखा नहीं है, क्लोरीन का प्रतिशत ज्यादा आ रहा है, यानी NaCl में क्लोरीन का प्रतिशत ज्यादा होता है, सोडियम का प्रतिशत थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे ही।